हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बेहद खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इस कहानी के लेखक हैं रिंकेश झूरिया जी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सुनते हैं हमारी आज की खौफनाक कहानी। उस मुर्द घट्टे में अनगिनत रातों से कोई सो रहा है, न जाने किसके इंतज़ार में। वह एक छोटा सा कमरा था। कमरा क्या, फूस की छाजन वाला कच्चा छपरा था। बिल्कुल सुनसान जगह पर किसी आदमजात के होने का प्रमाण देता एक छपरा। गहरी काली रात में तूफानी हवाएं उसकी कच्ची दीवारों पर सन सन बज रही थी। एक मरगिल्ली सी लालटेन इन हवाओं से लड़ते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। कमरे के अंदर हर कोने में टिमटिमाती मध्यम रोशनी फैली हुई थी। गोबर लिपे हुए फर्श पर कोई चीज़ पड़ी हिल डुल रही थी। चीज़ नहीं, परंतु उसी के समतुल्य समझी जाने वाली एक युवती वहाँ पड़ी थी। 25-26 साल की दुबली पतली सी एक युवती। फिलहाल उसकी आंखों में एक ठंडे खौफ के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, या शायद पड़ा भी हो, लेकिन झरझर बहते आंसुओं ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को धूमिल कर रखा था। रस्सी से बंधे हाथों पैरों को उसकी जकड़ से छुड़ाने का संदेहास्पद प्रयत्न करती एक युवती आंगन में लौट रही थी। अगर उसके मुंह में कपड़ा नहीं ठूसा गया होता तो शायद वो चिल्लाकर किसी से सहायता मांगती, लेकिन ऐसी काली तूफानी रात में उसकी सुनता कौन? उसे अभी अभी होश आया था। वो यहाँ कैसे आई उसे कुछ याद नहीं। उसने खूब चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो चिल्लाहट मुंह में ठूसे हुए कपड़े की वजह से घुट कर रह गई। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला दर्द करने लगा। आंसुओं की बारिश भी अब थम गई। आंसू सूखने पर उसे कुछ कुछ दिखाई देने लगा। हाँ, कच्ची दीवारें, जलती बुझती लालटेन की लौ, फूस की छत से टकराती तूफानी हवाएं और एक दरवाज़ा। हाँ, उसकी आखिरी उम्मीद, धड़-धड़ की आवाज़ करता कमज़ोर पल्लों वाला एक दरवाज़ा। अगर वो इसे खोल ले तो शायद बाहर कहीं से मदद मिल जाए। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगी। सहसा दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो सहम कर जड़ हो गई। खड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर उसे दो आदमकद काली छाया मूर्तियाँ खड़ी दिखी। वो उनका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। आखिरकार तुझे होश आ ही गया? गुस्से से भरी एक कर्कश आवाज़ आई। युवती की आंखें सन्न और भय से फैल गई। उसके चेहरे पर फैलते खौफ से ये साफ जाहिर हो गया था कि वो इस आवाज़ को बखूबी पहचानती थी। एक ने आगे बढ़कर उसके मुंह में ठूसा कपड़ा निकाल दिया। मालिक, मालिक, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप ही सोचिए, मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो गिड़गिड़ाने लगी। चुप साली, तूने हमसे बदला लिया है। उस आवाज़ में एक तीक्ष्ण दुख और गुस्सा दोनों शामिल था। फिर वो गिड़गिड़ाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है मालिक। मैं तो तूने घोर पाप किया है और पाप की सज़ा माफ़ी नहीं मिलेगी। नुकीले सिरों वाली चमड़े की जूतियाँ उसकी तरफ बढ़ने लगी। नहीं मालिक, नहीं नहीं। तूफानी हवाओं से लड़ रही लालटेन की लौ आखिर अपनी जंग हार गई। 25 साल बाद वहाँ हर तरफ लंबी लंबी सूखी घास उगी हुई थी। वो चले जा रहा था। घास में उसके पैर सर सर की आवाज़ कर रहे थे। उसने एक बीड़ी सुलगाई और कश मारा। बीड़ी का धुआं उसके कानों के पास से होता हुआ पीछे छूटे जा रहा था। तभी एक सरसराहट हुई। वो भभक कर पीछे मुड़ा। गहरी अंधेरी रात में जहाँ तक उसकी नज़र पड़ रही थी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन है बे? उसकी आवाज़ रात के अंधेरे में घुल कर रह गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात की ठंड से बचने के लिए वो दोबारा तंबाकू के कश लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। दोबारा से सरसराहट हुई। इस बार उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तड़क कर पीछे लपका, पर कुछ नहीं था। ए साला, लागत है आज कुछ ज़्यादा चढ़ गई। वो सिर खुजलाने लगा। वो सामने घूमा ही था कि अचानक चिहुक कर 2 कदम पीछे हट गया। सामने कोई औरत खड़ी थी। लंबे बालों से तो औरत ही दिख रही थी। कौन? अचानक उसकी खोपड़ी में एक सवाल टनका।
सुनसान जगह पर इतनी अंधेरी रात को किसी औरत का क्या काम। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। अगले ही क्षण वो मारे डर के कांपने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसका खून जमने लगा। वो साफ साफ देख पा रहा था उस मुर्द घट्टे को। इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूटने लगे। उसके दिमाग में बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। इसका मतलब है उसने सामने की ओर देखा। उस औरत के कंधे असामान्य रूप से झुके हुए थे आगे। तन पर सड़े गले चीथड़े लपटे हुए थे। उसके हाथ और सिर नीचे लटक रहे थे। तभी उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अब उसका चेहरा साफ साफ देखा जा सकता था। चेहरा देखते ही उस व्यक्ति का दिल पसलियों का पिंजरा तोड़कर बाहर आने को उतावला हो उठा। उस औरत का पूरा चेहरा शत विशत था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसके होंठ गायब थे। जबड़े साफ साफ दिख रहे थे। उसके मुंह से लार चू रही थी। अचानक घास के मैदान से बहुत सारे हाथ निकलने लगे। थोड़ी देर में मिट्टी को चीरते हुए सड़े गले मुर्दे बाहर आने लगे। अब उसके चारों तरफ मुर्दे घेर कर खड़े थे। धीरे धीरे वे उसके पास आते गए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिल्लाहट मुर्दों की कलहटों के बीच दबकर रह गई। कहा जाता है कि भूतों को मानो तो रहस्य और ना मानो तो अंधविश्वास। कुछ ऐसी ही कहानी है इस लखानी हवेली की। नमस्ते, मैं मयंक आपके अपने पसंदीदा टीवी शो रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि अचानक मयंक का फ़ोन बजा। अबे यार कट। कैमरामैन ने रिकॉर्डिंग ऑफ की। हेलो, सामने से आवाज़ आई। मयंक कहाँ है तू अभी? शो की शूटिंग के सिलसिले में किसी लोकेशन पे आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? एडिटर साहब ने जल्द से जल्द स्टूडियो में पहुँचने के लिए तलब किया है। ऐसा क्या काम आन पड़ा एडिटर साहब को? मयंक झल्ला उठा। मुझे कुछ नहीं पता, तू बस जल्दी आ जा। मयंक ने फ़ोन काटा और खिन्न मन से गाड़ी में बैठ स्टूडियो की तरफ चल दिया। जब भी कोई मुश्किल काम हो तो मयंक, और जब सैलरी की बात आए तो मुँह पर ताला पड़ जाता है। मयंक एडिटर पर फुफकारा। उसकी गाड़ी एक बहुमंजिला इमारत के सामने जाकर रुकी। इमारत पर बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था RJS न्यूज़, सबसे पारदर्शी, सबसे सजग। मयंक ने उस आलीशान इमारत की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में दस्तक दी। अधेड़ उम्र का नाटा गोल मटोल आदमी हाथों को अपने पीछे बांधने की असफल सी कोशिश करते हुए बदहवास सा कमरे में चक्कर काट रहा था। कमरे में एक तरफ रैक पर चमचमाती ट्रॉफियाँ रखी हुई थी। दूसरी तरफ गोल्डन फ्रेम्स में टंगे हुए कुछ सर्टिफिकेट्स और तस्वीरें थी। सामने बड़ी सी रोलिंग चेयर, कांच की एक मेज और कुछ कुर्सियाँ लगी हुई थी। मयंक को देखते ही एडिटर के चेहरे पर चमक आ गई। आओ मेरे बच्चे, वेलकम वेलकम। ज़बरदस्ती नकली हंसी हंसने की कोशिश करता हुआ एडिटर बोला। हालांकि दुविधा का भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। क्या हुआ सर, आज अचानक मुझे कैसे याद किया? मयंक एडिटर के नर्वस चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। तभी ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर कोई अंदर आया। दिखने में वो बड़े ही सुडौल शरीर वाला हट्टा कट्टा इंसान था। उसे देखते ही एडिटर तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और हाथ मिलाकर उस व्यक्ति का अभिवादन किया। फिर उसने मयंक की तरफ देखा और कहा, मयंक, इनसे मिलो। ये है क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री। आज ये स्पेशल तुमसे मिलने आए हैं। क्राइम ब्रांच? मयंक हकबका सा उठ खड़ा हुआ। आखिर क्राइम ब्रांच को उससे क्या काम पड़ गया? उसने अर्धशंकित से मन के साथ इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया। इसके बाद सभी कुर्सियों पर बैठे। कुछ दिनों पहले जो तुमने रेलवे स्टेशन के पास हुए हत्याकांड के आरोपियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी, उससे क्राइम ब्रांच के आला अफसर तुमसे बहुत प्रभावित हुए। एडिटर मयंक से कह ही रहा था कि इंस्पेक्टर विवेक उसकी बात बीच में काट कर बोले, और वे ये चाहते हैं कि तुम मेरे साथ एक नए केस की तहकीकात करो। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? I mean, मैं इस केस में कैसी हेल्प कर सकता हूँ? मयंक भावशून्य अंदाज से इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोला, हम दोनों एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं। कल सुबह ठीक 8 बजे रेलवे स्टेशन पर तैयार होकर आ जाना। मैं रास्ते में सब समझा दूंगा। एक कड़क भाव के साथ इंस्पेक्टर बोले और कुर्सी से उठकर ऑफिस से बाहर चले गए। मयंक हतप्रभ सा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिमाग में सुलगती गुत्थी को वो इंस्पेक्टर दोबारा उलझा गया था। उसने मुड़कर एडिटर की ओर देखा। वो रुमाल से अपने चेहरे पर छाए पसीने को पोंछ रहा था। इंस्पेक्टर के जाते ही उसने राहत की सांस ली और दोबारा अपनी रोलिंग चेयर पर चितर गया। मयंक के हकबके चेहरे को देखकर
वो उसकी मन का भाव समझ गया और बोला, देखो मयंक, मुझे पता है कि अभी तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। बस तुम कल सुबह अपना सामान पैक करके स्टेशन चले जाना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पर सर, मेरे टीवी शो का क्या? निरुत्साहित होकर मयंक बोला। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब अभिषेक संभाल लेगा। मयंक अभी भी सुन्न बैठा था। उसके दिमाग ने भी मानो काम करना बंद कर दिया हो। वो एडिटर की चेयर के पीछे वाली बड़ी सी खिड़की की तरफ देखे ही जा रहा था। एडिटर ने कुर्सी पर सिर टिकाए टिकाए तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो सलीके से कुर्सी पर बैठा और बोला, तुम कोई छोटे मोटे टीवी शो करने वाले साधारण से रिपोर्टर नहीं हो मयंक। अलबत्ता मैं तो कहूँगा कि तुम में एक विलक्षण प्रतिभा है। तुम खुद देख सकते हो कि क्राइम ब्रांच का सीनियर इंस्पेक्टर तुमसे खुद मदद मांगने आया है, और अगर तुमने ये केस सॉल्व करने में उसकी मदद की तो हमारे चैनल की मशहूरी होगी, वो अलग। एडिटर की आंखों में मशहूर होने की तृष्णा नाच उठी। इसीलिए तुम अभी घर जाओ और वहाँ जाने की तैयारी करो। और हाँ, याद रखना, सीक्रेट मिशन की ये बात ऑफिस से बाहर नहीं जाए। ओके सर, बोलकर मयंक ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर उसका दोस्त अभिषेक उसी की ताक में बैठा था। मयंक के बाहर निकलते ही वो उसकी तरफ लपका। आइए जनाब, क्या गुफ्तगू चल रही थी अंदर? ज़रा हमें भी तो बताइए। एडिटर साहब ने तुम्हारे प्रमोशन का मन बना लिया क्या? अभिषेक कहने लगा। नहीं यार, क्राइम रिपोर्टिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मयंक ने रूखा सूखा जवाब दिया। अच्छा, और वो डोले शोले वाला पहलवान कौन था? अभिषेक ऑफिस का गेट ताक रहा था। वो किसी दूसरे अखबार का जर्नलिस्ट था। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए वो भी मेरे साथ जा रहा है। मयंक अनमना सा बोला। कमाल है, ऐसे डील डॉल वाले इंसान का जर्नलिज्म में क्या काम? इसे तो फौज या पुलिस में होना चाहिए। चल बाय, मैं घर जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी ही निकलना है। अभिषेक की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने में ही मगन मयंक आगे बढ़ गया। अभिषेक को उसका बर्ताव बड़ा अजीब लगा। वो 2 सालों से मयंक के साथ काम कर रहा था, लेकिन हंसमुख मयंक ने कभी ऐसे रूखे से चेहरे के साथ उत्तर नहीं दिया। ज़रूर कुछ गड़बड़ थी। 1 महीने पहले, हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ऐसी सज़ा हमको दी? हरिया की मृतदेह के पास बैठी हेमा हाय तौबा मचा रही थी। उसके खुले बाल आंसू से भरे मुंह पर छितरे हुए थे और वह ज़ोर ज़ोर से छाती पीट रही थी। हरिया की 9 साल की बेटी भी बाप की देह के पास बैठे बैठे सुबक रही थी। हेमा का मार्मिक रुदन मानो गांव के लोगों के साथ साथ पूरी सृष्टि की छाती चीर रहा था। मृतदेह को गांव के बीच में सफ़ेद कपड़ा उठाकर रखा गया। उस कपड़े पर लाल रंग के बड़े बड़े खून के चकत्ते थे। कपड़े को देखकर कहा जा सकता था कि इसके अंदर जो कुछ भी है बड़ा निशंस है। लाश के चारों तरफ भीड़ जमा थी, लेकिन उस चीख पुकार से जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पड़े भी क्यों, उन्हें जो अब इसकी आदत सी हो गई। सभी लाश के आसपास बुत बने खड़े थे, जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से इन आदमकद मूर्तियों को तराश कर खड़ा किया हो। भावविहीन चेहरे और पथराई आंखें, जैसे ये आंखें ऐसा दृश्य पहले भी कई बार देख चुकी हैं। बुतों के उस गांव में अचानक कहीं से अटखेलिया करता हवा का एक झोंका आया। खेल खेल में उस झोंके ने हरिया की लाश पर ओढ़ाए हुए कफन को दूसरी तरफ ढकेल दिया। तभी भीड़ में से किसी की घुटी सी चीख निकल पड़ी। नज़ारा ही कुछ ऐसा था। लाश का आधे से ज़्यादा मांस गायब था। जगह जगह से अंदरूनी हड्डियाँ दिखाई पड़ रही थी। लाश को इस तरह चीरा फाड़ा गया था जिसे देख कर ही रूह कांप जाए, जैसे किसी ने नरम खिलौनों को फाड़ कर जगह जगह से उसकी रुई निकाल दी हो। बूतों में जान आ गई। भीड़ में खुसफुसाहट होने लगी। हे राम, अरे आखिर इससे उस मूर्त घट्टे के पास जाने की ज़रूरत क्या आ गई थी? आखिर रात को ये वहाँ गया ही क्यों? देख लिया ना परिणाम। अभागा बेचारा। इसी साल ये 4थी घटना है। जमींदार साहब, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? बांस के बने मूढ़े पर खाकी वर्दी पहने अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वो शायद वहाँ का लोकल इंस्पेक्टर था। वो थोड़ा आगे झुककर कोहनियों को अपने घुटनों पर टिकाकर हाथ मले ही जा रहा था। चिंता की रेखाएं साफ साफ उसके चेहरे पर उभर रही थी। उसने अपने बाईं ओर देखा। चारपाई पर बैठा एक सफ़ेद पोश सज्जन हुक्के के कश लगा रहा था। उसके चेहरे पर कुछ खास चिंता दिखाई नहीं पड़ी। वो सामने की ओर देखने में और हुक्का गुड़गुड़ाकर कुछ सोचने में व्यस्त था। आप गांव के मुखिया हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैंने आज तक ये बात बाहरी दुनिया से छुपा कर रखी है। इंस्पेक्टर हमेशा ही झूठ बोलता था। असल में मुखिया जी की ओर से उसे कुछ खर्चा पानी मिल जाया करता था,
जिससे उसके मुंह पर ताला पड़ जाता। तो इस बार क्या किया जाए? इंस्पेक्टर की खनकती सी आवाज़ निकली। करना क्या है? हमेशा की तरह इस बार भी रपट में लिख दो कि किसी जंगली जानवर ने उसे मारा है। इंस्पेक्टर के सामने वाले मूढ़े पर बैठे जोरावर सिंह ने खरखरा कर कहा। वो मुखिया दहल सिंह का छोटा इकलौता भाई था। वे सभी दहल सिंह की आलीशान सफ़ेद कोठी के दालान में बैठे हुए थे। जी, तो अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए मुखिया जी। इंस्पेक्टर हाथ जोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में मुखिया से थोड़ा खर्चा पानी मिलने की उम्मीद झलक रही थी। धन्यवाद। मुखिया ने एक बार उसे इंस्पेक्टर की ओर देखा और दोबारा हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। मुखिया जी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खर्चे पानी का सपना टूटते देखकर इंस्पेक्टर का मुंह उतर गया। अपना सा मुंह लेकर वो दलान से बाहर निकल आया। उधर हेमा का रोना धोना मचा हुआ था। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर हरिया की देह को वापस ढक दिया। मरेंगे, सबके सब ऐसे ही मरेंगे। गांव के एक कच्चे से मकान में सफ़ेद बालों वाली एक बुढ़िया बैठी थी। वो चक्की से दाने पीसने में व्यस्त थी। एक हाथ से वो चक्की का हत्था घुमा रही थी और दूसरे हाथ से दाने डाल रही थी। फिलहाल दाने पीसते के साथ साथ वो गांव वालों को कोसने और बड़बड़ाने में भी व्यस्त थी। पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा, देखना। एक दिन ऐसा आएगा जब इन अभागों के मुंह में कोई गंगा जल देने वाला भी न बचेगा। सहसा उसके हाथ रुके। वो शायद अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गई। आंसू की एक बूंद अचानक उसके गालों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। मयंक लंबी कद काठी का छरहरा लड़का था। उसकी प्रवृत्ति हमेशा से ही खोजकर्ता वाली रही थी। किसी सामान्य ऐसी घटना को देखने का उसका नज़रिया दूसरे से बिल्कुल अलग था। यूँ कहे कि हर घटना की पूरी छानबीन करने के बाद ही वो नतीजे पर पहुंचता। उसके पिताजी का सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसे तो अक्खड़पना ज़्यादा रास आता था। आखिरकार मन की मानकर उसने पत्रकारिता के रास्ते पर चलने का फैसला किया। लोग क्या कहेंगे? शर्मा जी का बड़ा बेटा विदेश में इंजीनियर और छोटा बेटा रिपोर्टर। अरे कम से कम सोसाइटी में हमारी रेपुटेशन का ख्याल तो करा होता। पिताजी ने गरियाया। किसी तरह मयंक ने अपने पत्रकार बनने की इच्छा माँ और पिताजी से कह दी थी। कमरे से आ रही पिताजी की गुर्राने की आवाज़ सुनकर मयंक हॉल के सोफे पर बैठे बैठे जड़ हो गया। लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद अभी भी बची हुई थी। वो थी उसकी माँ। सोसाइटी का मुंह कभी कोई पकड़ सका है क्या? आपको भी पता है मयंक का स्वभाव बचपन से कैसा है। डॉक्टर बनना तो उसे कतई रास नहीं आने वाला। अपने बेटे का बचाव करते हुए मयंक की माँ तुरंत पलटकर बोली, तुम पागल हो गई हो शीला। बच्चे ने गाहे बगाहे दो शब्द क्या बोले, तुम तो बहक कर मुझसे बहस करने पर उतारू हो गई। गुस्सा, गरियाहट, फुफकार, ये वो झगड़े, जूते, इन सब का बवंडर पूरे दिन घर में घूमता रहा। आखिरकार शाम होते होते बवंडर थमा। इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ कि बेटे की अपनी इच्छा से कुछ बनने की जिद के आगे पिता ने हथियार डाल दिए। प्रमुख कारण था घर के अधिकांश सदस्यों का मयंक के पक्ष में खड़े होना। जापान रहने वाले मयंक के बड़े भाई ने भी पिताजी को फ़ोन करके कहा कि मयंक अब बड़ा हो चुका है, अच्छे बुरे में फ़र्क करने की समझ उसमें आ चुकी है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो ये उसके ऊपर ही छोड़ दे। कुल मिलाकर पिताजी ने ऊपरी मन से हाँ कर दी, लेकिन एक टीस अभी भी उनके मन में थी। देश की नामी गिनामी यूनिवर्सिटी से मयंक ने पत्रकारिता में अपनी डिग्री पूरी की। डिग्री पूरी करने के बाद एक अच्छे न्यूज़ चैनल में उसे नौकरी भी मिल गई। उसकी नौकरी को अब 2 साल पूरे होने आए थे। इन 2 सालों में उसने न जाने कितनी क्राइम रिपोर्टिंग की थी। जब भी उसे क्राइम रिपोर्टिंग का काम मिलता, वह सुनी सुनाई मुंहफट बातों को नज़रअंदाज करके पहले अच्छी तरह से घटना की जांच पड़ताल करता, तथ्य और निष्कर्षों से अंत में क्राइम रिपोर्टर तैयार करता। हाल ही में उसने रेलवे स्टेशन के पास हुए हत्याकांड के बारे में भी रिपोर्ट तैयार की थी। मयंक घर आया। घर आते ही सोफे पर पसर गया। रसोई में माँ खाना बना रही थी। बेवक्त मयंक को घर आया देखकर उसके चेहरे पर हैरानी छाना लाजमी था। वो हमेशा रात को लेट आता। क्या बात है, आज इतनी जल्दी कैसे? साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई शीला उसके सामने आकर बैठ गई। कल क्राइम रिपोर्टिंग के सिलसिले में बाहर गांव जाना है, इसीलिए आज थोड़ा जल्दी आ गया। मयंक नजरें चुरा रहा था। उसकी माँ इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। मयंक का जवाब और चेहरे के भाव मेल नहीं खा रहे थे। माँ को जैसे किसी और जवाब की उम्मीद थी। ठीक है, अंदर जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। वो दोबारा रसोई में चली गई। पिताजी कहाँ हैं? उसके पिता अक्सर अपना ज़्यादातर समय घर के बाहर बने गार्डन में पेड़ पौधों की काट छांट करते
या पानी देने में बिताते, लेकिन आज वे दिखाई नहीं दिए। कह रहे थे बहुत दिन हो गए, दोस्तों से नहीं मिला, इसीलिए बाहर गए हैं। रसोई में से आवाज़ आई, कपड़े, तौलिया, शेविंग क्रीम, परफ्यूम। अरे परफ्यूम तो रह ही गया। रात के 10 बज रहे थे और अगली सुबह जल्दी निकलने के लिए मयंक अपना सामान पैक कर रहा था। हो गया? लगेज की जिप बंद करके उसने दीवार से सटाकर उसे टिका दिया। कमरे के पर्दे को ढकेल कर हवा का एक मध्यम झोंका अंदर आया। मयंक का कमरा घर की ऊपरी मंजिल पर था। वो जल्दी से बालकनी की ओर लपका। अनायास ही उसके मुंह से सिसक निकल पड़ी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर किसी गुप्त अंधेरे में झिंगुर बोल रहे थे। गहरी रात की खामोशी और उस खामोशी को चीरती दूर पटरियों पर दौड़ती मालगाड़ी की खड़खड़ की आवाज़। मयंक इस दृश्य से हमेशा मोहित हो जाता था। उसे ये दृश्य मानो स्वर्ग का आभास कराता। पूरे दिन की जी तोड़ मेहनत की थकान को ये दृश्य पल में गायब कर देता। आज के इस दृश्य में केवल एक चीज़ की कसर थी। मयंक को आज दूसरे मयंक के दर्शन नहीं हुए। आकाश तीतर पंछी बादलों से भरा पड़ा था। मयंक ने कुछ देर बैठने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही बिस्तर उसे अपने पास बुलाने लगा। वो सोने चला गया। सुबह के 6 बजे मयंक के बिस्तर के पास रखी अलार्म घड़ी टिन टिन करके बज उठी। उसने बजने के साथ ही मयंक की आंखें भी खुल गई। वो तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अन्य दिनों में उसे बिस्तर से उठने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज उसकी फुर्ती देखने लायक थी। नहा धोकर तैयार होने में उसने 7 बजा दिए, लेकिन रेलवे स्टेशन उनके घर से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था। माँ पिताजी को अलविदा बोलकर वो घर से निकल पड़ा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो एक ऐसे सफ़र पर जा रहा था जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। विवेक ने उसे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास मिलने को बोला था। मयंक चुपचाप वहाँ जाकर खड़ा हो गया और उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में उसे विवेक दिखाई दिया। उसे देखते ही मयंक की आंखें फटी की फटी रह गई। वो था तो विवेक ही, किंतु उसकी पर्सनालिटी उस इंस्पेक्टर विवेक से बिल्कुल अलग थी जो कल उससे ऑफिस में मिलने आया था। हाफ टी शर्ट की जगह लंबी आस्तीन का शर्ट, जीन्स की जगह चौड़ी पैंट, हाथ में सूटकेस, नाक पर मोटी फ्रेम का चश्मा और शर्ट की जेब में टंगी हुई फाउंटेन पेन। वो बिल्कुल किसी सरकारी कर्मचारी की तरह दिख रहा था। मयंक के पास आकर उसने सूटकेस नीचे रखा। मयंक अभी भी मुंह बाये उसे देखे ही जा रहा था। सूटकेस रखकर विवेक टिकट काउंटर पर गया। कहाँ जाना है? टिकट काउंटर पर बैठे सज्जन ने बड़ी सादगी से पूछा। विवेक ने जगह का नाम बताया। जगह का नाम बताते ही सज्जन की सादगी कड़कपन में तब्दील हो गई। उसने विवेक को इस अजीब तरीके से घूरा जैसे उसने किसी निरी मनहूस जगह का नाम ले लिया हो। विवेक ने उसके चेहरे पर उभरते भाव पर खासा ध्यान नहीं दिया। टिकट लेकर वे दोनों फर्स्ट क्लास की बोगी में चढ़ बैठे। बोगी लगभग खाली सी थी। अगली सीटों पर इक्के दुक्के लोग बैठे थे। मयंक और विवेक भी खिड़की के पास वाली सीटों पर आमने सामने आ बैठे। सीट पर बैठते ही मयंक बड़ी आतुरता से विवेक की तरफ देखने लगा, जैसे विवेक के मुंह से उसके सारे सवालों के जवाब निकलने वाले हों। विवेक नज़रें चुराने की असफल सी कोशिश करने लगा। उसने उंगली से नाक पर लगा मोटा फ्रेम का चश्मा थोड़ा ऊपर किया और जेब में से फ़ोन निकालकर बेवजह स्क्रॉलिंग करने लगा। एक बार को उसे लगा कि वो एक बारगी मयंक की आंखों में आंखें डालकर देखे। उसने अपनी गर्दन ऊंची उठाई और उसकी तरफ देखा। विवेक के उसकी तरफ देखते ही रहस्योद्घाटन के रोमांच से मयंक की आंखें चमक उठी। विवेक ने उसकी आंखों में साफ साफ देखा। हाँ, नीले समुद्र जैसी आंखों में उठते सवालों की लहरें जो ज्वार का रूप ले रही थी। अगर विवेक ने अभी भी कुछ न बोला तो शायद ये लहरें सुनामी बनकर उसे बहा ले जाए। बानपुर, हम बानपुर जा रहे हैं। अंत में गहरी सांस के साथ विवेक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बानपुर? अब ये क्या नया भला है? मयंक का सिर चकराने लगा। अपने सूखे होठों पर जीभ फिराकर विवेक अपनी सीट से थोड़ा आगे खिसका और बताने लगा। 2 महीने, हाँ 2 महीने पहले मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। ब्रांच ऑफिस के कोने में रखी बड़ी सी अलमारी से मुझसे पुराने केसों की कुछ फाइलें मिली। फाइलों पर धूल की एक महीन परत जम चुकी थी। किसी तरह उन्हें झाड़कर मैं फाइलों को देखने के लिए बैठ गया। चेक करते करते अचानक मुझे बानपुर गांव में हुई कुछ मौतों के केस की फाइल मिली। कुछ साल पहले वहां पर 3 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में मौत का कारण जंगली जानवर का हमला बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर मुझे अंदाज़ा लग गया कि यह काम किसी जंगली जानवर का नहीं है। तहकीकात आगे बढ़ाते हुए
मैंने बानपुर और उसके आसपास के इलाके की जानकारी जुटाई। हालांकि बानपुर ग्रामीण अंचल के बीहड़ इलाकों में बसा हुआ है, लेकिन वहाँ कभी भी ऐसा जानवर न देखा गया न सुना गया। रिपोर्ट देखकर साफ साफ लग रहा था कि लिखने वाले ने अपनी अधकच्ची लेखन कला के साथ एक बेतुकी सी मनगढ़ंत कहानी लिखी है। आओ दीपक, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आज मुझे कैसे याद किया? मुझे तुम्हें एक ज़रूरी मिशन पर भेजना है। जी सर, कहिए। दीपक हमारी खुफिया एजेंसी का सबसे काबिल जासूस है। उसने न जाने कितने मिशंस में हमारी बहुत मदद की है। इसलिए मैंने बानपुर की कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए भी दीपक को भेजा। हालांकि हमारे चीफ का मानना था कि बानपुर के केस से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। मैं फालतू में दीपक का कीमती समय खराब कर रहा हूँ, लेकिन दीपक ने भी इस जासूसी मिशन के लिए मन बना लिया था। लगभग 1 महीने तक दीपक का बानपुर जाने के बाद कोई संदेश नहीं आया, लेकिन एक दिन हेलो हेलो सर, मैं दीपक। सामने से घबराई हुई सी आवाज़ आई। हाँ दीपक, बोलो। सर, आज कुछ साल पहले हुई उन मौतों की तरह एक मौत और हुई है। यही नहीं, इस गांव में ऐसी सैकड़ों मौतें पिछले कई सालों में हो चुकी हैं जो हम सोच रहे हैं। बात उससे कहीं ज़्यादा शायद ख़राब कनेक्शन के होने की वजह से ये लाइन कट गई थी, लेकिन इसके बाद दीपक का कहीं कोई पता नहीं चला। ये सब तुम्हारी गलती है विवेक। तुम्हारी वजह से हम हमारे काबिल जासूस का पता नहीं लगा पा रहे। ऑफिस में विवेक को चीफ बुरी तरह झाड़ रहे थे। मैंने तुमसे कहा था इन सब पुराने केसों में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, पर तुम तो पता नहीं दीपक जिंदा भी है या। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, मैं जल्दी इस गुत्थी को सुलझा लूँगा और दीपक को वापस ले आऊँगा। चीफ की बात काटकर विवेक बोला, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे दीपक इस ऑफिस में वापस चाहिए, किसी भी हाल में। मैं बानपुर केस की उधेड़बुन में लगा ही था कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने रेलवे स्टेशन हत्याकांड वाला वो केस सॉल्व कर लिया, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस 2 सालों से अपने बाल नोच रही थी। औरों की तरह मैं भी तुम्हारी इस काबिलियत से बहुत प्रभावित हुआ। तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों न तुम्हारी इस काबिलियत को बानपुर केस में आजमाया जाए। चीफ सर को बड़ा इंसिस्ट करने पर उन्होंने तुम्हें अपने साथ ले जाने की परमिशन दी। जल्दी से पानी की बोतल का ढक्कन खोल विवेक ने अपना सूखा गला तर किया। सैकड़ों मौतें? मयंक पथराई आंखों से विवेक का चेहरा ताक रहा था। पता नहीं क्यों ये शब्द सुनते ही मयंक के दिल में एक टीस उठी। ऐसा क्या हो सकता है? कई सालों से जहाँ मौतों पर मौतें होती जा रही हो और वहाँ के लोग इनको अपने दिल के भीतर ही दफना रहे हो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मयंक पूरी तरह घुन्ना गया। सैकड़ों मौतों वाले वाक़यात के बाद विवेक ने जो कुछ भी बोला उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस बेजान बुद्ध बन चुका था। उसकी मनोदशा समझते विवेक को देर न लगी। पहले पहल दीपक के मुंह से ये बात सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन शायद उसकी बात सच थी। काफ़ी छान पटक करने पर मुझे बानपुर की कुछ बहुत साल पुरानी कई फाइलें मिली। हालत खस्ता होने के बाद भी मैंने उन्हें पढ़ा। रद्दी जैसी दिखने वाली वे फाइलें एक गहरा रहस्य अपने में समेटे हुए हैं। उन फाइलों में भी वैसी ही मौतों की रिपोर्ट और कारण जंगली जानवर बताया गया था। फाइलों को पढ़ते ही एक अजीब सी रहस्यमय पहेली मेरे दिमाग में घर कर गई कि हो न हो कुछ तो अजीब ज़रूर है। विवेक ने पानी की बोतल मयंक की ओर बढ़ाई। बोतल का ढक्कन खोलकर मयंक इस तरह गटगट पानी पीने लगा जैसे वो पानी पीने के साथ साथ उन चीज़ों को भी हलक से नीचे ढालने की कोशिश कर रहा था जो उसकी समझ से बाहर हो रही थी। विवेक को जो भी पता था उसने मयंक को बता दिया। अब वे दोनों लगभग एक उलझे हुए मानसिक स्तर पर साथ साथ खड़े थे। मयंक और कुछ पूछता उससे पहले एक नवयुवक आया और लगभग उससे सटते हुए बैठ गया। वे दोनों चिहुक कर कमर सीधी करके बैठ गए। युवक 22-23 साल का हंसमुख चेहरे वाला था। कंधों पर लदे बैग का बोझ उतारकर उसने बगल में रख लिया। बैग की चैन खोलकर उसने किताब निकाली। शायद वो महाश्वेता देवी का कोई उपन्यास था। बाईं हथेली पर किताब रखकर वो दाएं हाथ से उसके पन्ने पलटने लगा। कुछ देर में गर्दन नीचे करके युवा किताबों के पन्नों में खो गया। उसकी आंखों की पुतलियाँ शब्दों के साथ साथ यंत्र चालित सा साम्य बना रही थी। बानपुर अभी और कितनी दूर है? ट्रेन के डिब्बे में पसरी शांति को चीरती हुई मयंक की आवाज़ गरजी। विवेक ने गौर किया कि मयंक उसकी तरफ देख रहा था। बानपुर का नाम सुनते ही उस युवक का ध्यान भंग हो गया और उसने लपक कर अपने बगल में बैठे मयंक की तरफ देखा। उसका भौचक्का सा चेहरा विवेक से भी छिपा न रह सका। मुझे भी नहीं पता, सूखा सा उत्तर देकर विवेक ने पल्ला झाड़ लिया। अभी 2 घंटे और लगेंगे। मयंक के बगल से
हर्षित सा स्वर उभरा। उन दोनों ने चौंक कर उस युवक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान फैली थी। बानपुर का नाम सुन के उससे रहा नहीं गया। आखिर वो उसकी जन्मभूमि थी। 2 घंटे बाद ट्रेन टिगरी स्टेशन पर रुकेगी। स्टेशन से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बानपुर आएगा। 4 किलोमीटर? मयंक की सांसें गले में ही अटक गई। जी हाँ, बानपुर बीहड़ में बसा इकलौता गांव है, इसलिए वहाँ बसें नहीं जाती। सड़कें भी कच्ची हैं। और हाँ, अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता कोई बैलगाड़ी मिल जाए। युवक के गले से खनकती सी हंसी निकली। जवाब में वे दोनों भी मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। ऐसा कौन सा रहस्य है उस गांव में जो हर कोई उसे जानना चाहता है? क्या है उन मौतों के पीछे का कारण? क्या विवेक और मयंक ये पता लगा पाएंगे, या वो भी किसी चीज़ का शिकार हो जाएंगे? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।